Hello everyone, welcome back to my YouTube channel with Yan Academy. I am CA कृष्णा मोडा और हम अपने पिछले लेक्चर में कौन से टॉपिक के साथ कंटिन्यू कर रहे थे। हम कर रहे थे जर्नल्स एंड लेजर्स। उसमें हमने क्या किया, हमने काफ़ी जो है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सम एक सॉल्व किया था जिसमें हम बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस कवर किए थे, काफ़ी अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस कवर किए थे, जिससे आई एम होपिंग आपके लिए जो जर्नल एंट्रीज है, कैसे रिकॉर्ड करना है, उसको कैसे पोस्ट करना है, डिफरेंट अकाउंट्स में लेजर कैसे प्रिपेयर होता है, आपको ये सब चीज़ों पे जो है काफ़ी क्लैरिटी आई एम होपिंग मिल गई होगी। आज हम कंटिन्यू करेंगे जर्नल्स एंड लेजर्स के साथ। आज हम देखेंगे और क्या डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नल एंट्रीज हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है वाइल प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और एक बार जल्दी से अगर हम रिवाइज करें तो जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंसेस थे। जो मेन डिफरेंस था वो क्या था कि जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर एज लेजर इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। पर क्या है, लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट वेयर एज जर्नल इज अ सब्सिडरी बुक। हम जर्नल को कैसे ट्रीट करते हैं, वी ट्रीट इट एज अ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब हम एक लॉग की तरह ट्रीट करते हैं जहां पे हम सारे अपने ट्रांजैक्शंस, हम पूरा इकट्ठा एक कंप्लीट पिक्चर जो हमें मिलता है एक जर्नल को देख के मिलता है। सो इट इज अ मेमोरेंडम फॉर अस। वेर एज लेजर में क्या होता है, फिर हम फाइनली जब एक बार ट्रांजैक्शन सारे इकट्ठे कर लेते हैं हम उनको पोस्ट फिर करते हैं कहाँ, लेजर में। इसलिए लेजर हमारे लिए देखा जाए तो हम बोलते हैं एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट लेजर है, पर हमारे लिए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सा है, जर्नल है। और हम ये भी पढ़े थे अपने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि जर्नल क्यों बनाना जरूरी है, क्यों हम डायरेक्टली लेजर में ट्रांजैक्शंस क्यों पोस्ट नहीं कर देते। क्योंकि उससे बहुत सारे रीजन थे। सबसे जो मेन रीजन था वो क्या था कि हमें फिर एंट्रीज को बैक ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम कहीं पे कुछ एरर कमिट करते हैं तो इफ वी वांट टू गो बैक एंड चेक आउट द ट्रांजैक्शन तो वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन इन दैट केस। क्लियर है? आई होप मेरे ये लेक्चर्स आपको काफी यूजफुल लग रहे हैं। वापस से माय रिक्वेस्ट, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने सारे फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में बताइए जिससे से ज्यादा जो है बच्चे इसका बेनिफिट उठा पाए। आइए चलिए शुरू करते आज का लेक्चर। चलिए आज हम सबसे पहले तो हम कुछ रूल्स कवर करते हैं जिससे आपको इजी हो जाए आइडेंटिफाई करना वेदर अ ट्रांजैक्शन इज अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब हम कभी भी कोई ट्रांजैक्शन में कुछ खरीद रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं, इट कैन बी गुड्स, इट कैन बी एनी अदर एसेट, तो हम उसको कैसे जानेंगे वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन या इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब अपफ्रंट कैश इन्वॉल्व उसमें, कैश का लेना देना, या उसको हम उधार पे खरीद रहे, उधार पे बेच रहे, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें। हम उसके लिए ये 3 सिंपल सा जो रूल्स है वो फॉलो करेंगे। आप देखे थे हमने पिछली क्लास में भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स कवर किए थे, उसमें भी मैं आपको बताया था आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या वो ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है कि वो क्रेडिट पे हो रहा है। पर आज हम ये 3 सिंपल रूल्स को जो है हम चलिए पढ़ते हैं और आप इसको कहीं पे अपने नोटबुक में आप इसको नोट भी कर लीजिए जिससे आपको कभी भी इस सिंपल से चीज को लेके कंफ्यूजन नहीं रहेगी वेदर अ ट्रांजैक्शन इज अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आइए चलिए देखिए वो रूल्स। सो रूल्स रिगार्डिंग कैश और क्रेडिट परचेज और सेल। रूल नंबर 1, if only cash sale or purchase is mentioned without the name of the customer or vendor, always assume it to be a cash or check sale or purchase। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर हमें सवाल में जो है कुछ भी मेंशन नहीं है, बस लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल सोल्ड गुड्स फॉर ₹500, अगर हमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है तो यहां पे क्या है, हमें कुछ भी नहीं बोला गया वेदर
चलिए आज हम सबसे पहले जो है 3 रूल समझते हैं जिससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना वेदर अ ट्रांजैक्शन इज अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर हमें सवाल में कोई ट्रांजैक्शन दिया हुआ है पर ये नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं कि क्या वो कैश में हुआ है या वो उधार में हुआ है, या तो हम सामान कैश में खरीदे बेचें या तो हम उधार में उसको खरीदे बेचें, तो क्या करेंगे हम सिंपली जो है 3 रूल्स हैं हमारे पास उसको अप्लाई करेंगे और हमें जो है पता चल जाएगा वेदर वी शुड कंसिडर द ट्रांजैक्शन टू बी अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हमने इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स अपने पिछले लेक्चर में भी देखा था और मैं आपको बताया भी था आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आज मैं आपके लिए ये 3 रूल्स जो है आपको लिखा भी दे रहा हूं जिससे आपको कभी ये कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। क्लियर है? तो आप भी अपने नोटबुक्स में ये 3 रूल जो है आप लिख लीजिए जिससे ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। ठीक है, चलिए आइए देखते वो रूल्स क्या है। सो रूल्स रिगार्डिंग कैश और क्रेडिट परचेज और सेल। Rule number 1. If sum only mentions that sale or purchase has happened without the name of the customer or vendor, मतलब सम में सिर्फ दिया हुआ है सेल या सम में सिर्फ दिया हुआ है परचेज पर कोई भी पर्सन का नाम नहीं दिया, ना तो कस्टमर ना तो वेंडर का नाम दिया हुआ है, then we always assume it to be a कैश सेल और कैश परचेज। इसका हम एग्जांपल अगर ले तो क्या हो जाएगा, सोल्ड गुड्स फॉर लेट्स से ₹500। तो इसमें हमें सिर्फ बोला जा रहा है सेल, पर कोई भी पर्सन का क्या यहाँ पे नाम है, यहाँ पे कोई भी पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई डेटर या क्रेडिटर का सवाल ही नहीं है क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना कौन है डेटर कौन है क्रेडिटर, तो बुक्स में हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे उस चीज को। तो हमारे लिए ये सिंपली जो है हो जा रहा है कैश सेल। सिमिलरली अगर हम बोले परचेज्ड गुड्स फॉर ₹500, तो यहां पे अगेन सप्लायर का नाम नहीं दिया हुआ है हमें, तो हमारे लिए ये हो जाएगा फिर कैश परचेज। सिंपल है ये, तो जहां पे कोई नाम ही नहीं है उसका मतलब ही इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। अगर यहां पे इसी एग्जांपल में अगर ये दे देते सोल्ड गुड्स फॉर ₹500 कैश या परचेज गुड्स फॉर ₹500 कैश, तब तो और भी ज्यादा क्लियर हो जा रहा है कि वो कैश ट्रांजैक्शन ही है क्योंकि वो तो आपको वर्ड कैश दे रहे हैं एंड साथ में कोई पर्सन का नाम भी नहीं दे रहे, तो इट इज ऑलमोस्ट सेम। आपको जहां भी पर्सन का नाम दिया हुआ ही नहीं है तो वेदर और नॉट दे मेंशन द वर्ड कैश, इट विल ऑलवेज बी अ कैश ट्रांजैक्शन। अच्छा, हम जब कैश बोल रहे हैं ना बच्चों, कैश का मतलब या तो वो फिजिकल करेंसी वाला कैश हो गया या तो वो आपका बैंक से अगर पेमेंट हो रहा है उसको भी हम कैश ट्रांजैक्शन ही बोलते हैं। यहाँ पे कैश का जो मतलब है आप उसको लिटरल टर्म्स में कैश मत समझो, आप इसको समझो कि क्या उसमें मनी डायरेक्टली उसी समय इन्वॉल्व है, लेना देना ऑफ मनी क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व है, या हम उसको उधार पे करें, तो या तो कैश या तो क्रेडिट, एंड कैश इंक्लूड्स बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। तो अगर यहाँ पे बोलते सोल्ड गुड्स फॉर ₹500 बाय चेक, कस्टमर आपको चेक काट के दे रहा है, या हम बोले परचेज गुड्स फॉर ₹500 पेड थ्रू चेक, तो उसमें क्या हो जा रहा है हम बैंक के थ्रू ये ट्रांजैक्शन अपफ्रंट मनी पे करके कर दे रहे हैं, बट ये हो रहा क्या है कैश ट्रांजैक्शन। सो कैश इंक्लूड्स बैंक, और बैंक का हमें क्लू कैसे मिलेगा अगर चेक दिया हुआ है। आजकल तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी होने लगे, हो सकता है आपको सब में बोल दे कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹500 एंड कस्टमर पेड थ्रू गूगल पे या पेटीएम, तो वो भी क्या हो रहा है
कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हाथों हाथ हमें जो है पैसे मिल जा रहे हैं। क्लियर है? रूल नंबर 2, if the name of the customer or vendor is mentioned without specifying sold or purchased for cash or check, always assume credit sale और credit purchase। मतलब इसका मतलब अगर हमें जो है ट्रांजैक्शन में नाम दिया हुआ है या तो कस्टमर का या तो सप्लायर का या वेंडर का, और जो है कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो कैश में हो रहा है वो ट्रांजैक्शन, तो ऑटोमेटिकली आप अज्यूम कीजिए, क्योंकि नाम दिया हुआ है और कैश वर्ड कहीं मेंशन नहीं है या चेक मेंशन नहीं है, तो उस केस में क्या है, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जैसे सोल्ड गुड्स टू राम ₹500, यहां पे कहीं भी कैश या चेक वर्ड है नहीं है। इसका मतलब हम यही मानेंगे कि राम ने हमसे जो है उधार में गुड्स खरीदा है, हमने उधार में बेचा है राम को। सो दिस इज अ क्रेडिट सेल। क्लियर है ये भी? सिमिलरली अगर हम बोले परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹500, तो भी क्या हो जा रहा है हमारे लिए, कैश कहीं मेंशन नहीं है, इट इज अ केस ऑफ क्रेडिट परचेज। क्लियर है ये भी? क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कैश वर्ड नहीं है पर पर्सन का नाम दिया हुआ है, पर्सन का नाम देते ही वो पर्सनल अकाउंट हमारे लिए खड़ा हो जा रहा है फिर, क्योंकि वहां पे कैश तो साथ में नहीं दिया हुआ है कहीं भी। सो इट विल ऑलवेज बी अज्यूम टू बी अ क्रेडिट सेल और परचेज। लास्ट रूल हमें क्या कहते हैं, if the name of the customer or vendor is mentioned but it is specified sold or purchased for cash or check, it means cash sale or purchase। अब इसी एग्जाम्पल में हमें अगर बोला जाता सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश ₹500 या परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश ₹500, हम पिछले बार भी ये ऐसा एग्जाम्पल भी देखे थे। हम बोले अगर नाम दिया हुआ है पर साथ में वर्ड कैश या चेक हमें दिया जा रहा है, इसका मतलब हमें फिर नाम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा तो हाथों हाथ पैसों का लेन देन हो जा रहा है। अब हम उस पर्सन के नाम पे अकाउंट तो नया नहीं खोलेंगे अपने बुक्स में। अगर अकाउंट खुला हुआ भी है उस पर्सन के नाम पे, हम वहां पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम वो जो खरीद या बेच हम यहाँ पे रहे हैं सामान, उसके रिगार्डिंग जो भी कैश का लेना देना था हम हाथों हाथ ही कर ले रहे हैं, तो हम क्रेडिट कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर रहे, हम उस केस में कैश या बैंक ही रिकॉर्ड करेंगे। तो ये भी सिंपल है। तो बहुत ही ज्यादा जो है ये इजी है आइडेंटिफाई करना। आप ये 3 रूल्स दिमाग में अपना बैठा लो तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल भी है। आपको अगर नाम ही नहीं दिया जा रहा है तो अज्यूम ही आप कर लोगे कैश है, अगर नाम दिया जा रहा है और कैश वर्ड नहीं है तो अज्यूम कर लोगे क्रेडिट है, और अगर नाम भी है कैश भी है तो हम फोकस करेंगे कैश पे, क्योंकि वहां पे हम लिख ही दिए। अब नाम को इग्नोर कर दो, सीधा सीधा पढ़ो इसको, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹500, आप किसी को भी चाहे बेचे हो वो। ठीक है, याद रहेगा, बहुत सिंपल रूल्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस जहां पे हम परचेज के अगेंस्ट एडजस्टमेंट करते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि हमने पिछले अपने लेक्चर में एक एग्जांपल देखा था जहां पे हम बोले कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, उसमें हम क्या किए थे, उसमें हम परचेज को क्रेडिट किए थे, हम परचेज को कम किए थे। जनरली परचेज क्या होता है, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो वो कौन सा अकाउंट हो रहा है, वो नॉमिनल अकाउंट हो रहा है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कंटेन्स ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, एंड इस केस में एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में अंडर नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। पर हम कुछ कुछ केसेस में परचेज को क्रेडिट करते हैं। वो कौन से केसेस हैं, हम कुछ एग्जांपल्स कवर आज करते हैं, जो आपको जनरली अपने बुक्स में आपको ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पे आपको परचेज को डेबिट की जगह क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखते वो कैसे एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल इज गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज।
अगर ओनर जो है वो कुछ गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से ले जाता है, तो उस केस में एंट्री क्या होगा? उस केस में एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हम इस केस में ड्रॉइंग्स को क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि हम बोले थे अगर ओनर बिजनेस से कोई भी सामान, कोई भी रिसोर्स निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम हमेशा ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे। ड्रॉइंग्स क्या करते हैं? हमारे कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। जब भी ओनर कोई भी रिसोर्स बिजनेस में लगाता है तो हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए वो एक इंटरनल लायबिलिटी, बिजनेस को वापस जो है ओनर को लौटाना पड़ेगा। जब बिजनेस क्लोज हो जाएगा ओनर को बिजनेस को वापस पे करना पड़ेगा, इसलिए हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, हम कैपिटल को बढ़ाते हैं। पर अगर ओनर बिजनेस से कोई सामान निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो हम ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं। ड्रॉइंग्स एक तरीके से उसका मतलब हो रहा है आप कैपिटल को डेबिट कर रहे हो, आप कैपिटल को कम कर रहे हो, पर उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट है, वो अकाउंट का नाम है ड्रॉइंग्स अकाउंट। जिससे कि आप ड्रॉइंग्स अकाउंट क्यों बनाते हो? ये आप इसीलिए बनाते हो जिससे आपके पास एक जगह, एक अकाउंट के अंदर आपको ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस पता चल जाए जहां जहां ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कभी भी कोई भी रिसोर्स लेके जा रहे हैं, इट इज इजियर फॉर देम टू ट्रैक इट। वो सारी चीज एक ही जगह। कैपिटल को हम अगर डेबिट करते तो क्या होता? कैपिटल अकाउंट हमारा जो है बहुत हेवी, बहुत बल्कि हो जाता, काफी कंफ्यूजन हो जाता कि कब क्रेडिट हो रहे, कब डेबिट हो रहे कैपिटल अकाउंट। इसलिए कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं जब ओनर कोई भी रिसोर्स लगाता है बिजनेस में, और अगर कैपिटल को कम करते हैं हम, मतलब अगर ओनर निकालता है तो हम ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं। तो ड्रॉइंग्स भी लाइक कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। अब अगर ओनर गुड्स बिजनेस से निकालता है उस केस में क्या होता है? ड्रॉइंग्स तो डेबिट होता है, पर क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है? क्रेडिट होता है परचेज। क्यों? क्योंकि गुड्स को हम जब खरीद रहे हैं तो हम परचेज डेबिट कर रहे हैं। परचेज इज रिप्रेजेंटिंग द गुड्स दैट हैव बीन बॉट फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल गुड्स। उस केस में हम परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं, पर यहां पे हम क्योंकि गुड्स को निकाल रहे हैं बिजनेस से तो परचेज इज बीइंग क्रेडिटेड। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट देखिए, व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉइज। अब इसका एग्जांपल आप ऐसे समझो, आज कोई लैपटॉप या कंप्यूटर का दुकान है और बिजनेस क्या डिसाइड कर, ओनर क्या डिसाइड कर रहे हैं कि ओनर इज वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ हिज एम्प्लॉइज। तो वो बोलता है कि इस बार मैं जो है बोनस में आप सबको एक एक कंप्यूटर दे दूंगा अपने दुकान का। लेट्स से कोई दुकान है जो कंप्यूटर खरीदना बेचना करता है, मतलब कंप्यूटर का कोई दुकान है, ट्रेडिंग शॉप है, वहां पे एम्प्लॉइज भी काम कर रहे हैं। इस बार लेट्स से ओनर काफी बम्पर बोनस कमाया एंड ओनर डिसाइड्स कि मैं अपने एम्प्लॉइज को इस बार एज अ गिफ्ट कंप्यूटर दूंगा। तो वो जो है सामान जो कंप्यूटर खरीदा था बेचने के लिए, उसी में से निकाल के जो है अपने दो एम्प्लॉइज को एक एक कंप्यूटर दे देता है। उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में जो एम्प्लॉइज को वो दे रहा है वो तो एक्सपेंस बन जा रहा है बिजनेस के लिए। तो हम डेबिट क्या करेंगे? हम एक्सपेंस डेबिट करेंगे एज एम्प्लॉय वेलफेयर। हमारे लिए एम्प्लॉय वेलफेयर नाम का एक एक्सपेंस हम खड़ा कर लेंगे बुक्स में, क्योंकि हम एक्चुअली तो परचेज किए थे, परचेज वाज एन एक्सपेंस फॉर अस, पर यहाँ पे हम परचेज में से निकाल के कुछ एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, तो हम उस एक्सपेंस का नाम चेंज कर दे रहे हैं। हम उसको अब बुला रहे हैं एम्प्लॉय वेलफेयर। ये एक तरीके का एक्सपेंस हो जा रहा है हमारे लिए, और हम जो परचेज वाला एक्सपेंस है उसको अब हम कम कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामान चला जा रहा है बिजनेस से, तो परचेज फिर से हम क्रेडिट कर दे रहे हैं। तो एम्प्लॉय वेलफेयर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है? ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। वापस से आप ये सारे एग्जाम्पल्स देखोगे अपने बुक में, काफी सारे सम्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड क्या एडजस्टमेंट हो सकता है परचेज में? व्हेन गुड्स आर गिवन एज सैंपल्स। सैंपल्स का क्या मतलब है? सैंपल्स का मतलब आप ऐसे समझो, जब कंपनी लेट्स से कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो क्या चाहते हैं? वो एक बार तो चाहते हैं कि
जो कस्टमर्स उसके फ्यूचर में होंगे उनको वो अपने सामान फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है। वो ये जानना चाहता है कि उनको लोगों को ये पसंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आप इसको ऐसे समझो, कल लेट्स से मैगी कंपनी है, मैगी जो है वो अपने 2 आइटम्स के लिए जाना चाहते हैं, एक तो मैगी नूडल्स, एक मैगी मसाला। अब कल अचानक से मैगी कंपनी ने जो डिसाइड किया कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे मार्केट में। क्या लॉन्च करेंगे हम? लेट्स सपोज हम मैगी का एक भुजिया लॉन्च करते हैं। हो सकता है आज वो काफी प्रॉफिट कमा लिया, वो अपना एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, वो बोले हम मैगी ब्रांड के अंडर एक भुजिया बेचना शुरू करते हैं। तो उससे पहले वो जब बेचना शुरू, वो मैन्युफैक्चरिंग फुल स्केल में करना शुरू करे, उससे पहले वो कुछ अपना जो मैगी का सैंपल्स बना बना के लोगों को फ्री में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे कि उसको एक रिस्पॉन्स का पता लगे। अब वो क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर तो कर रहे हैं मैगी, कुछ गुड्स बना तो रहा है, भुजिया जो पैकेट्स बना रहा है वो, पर बेच नहीं रहे, इस बार वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए क्या हो रहा है, वापस से इट इज अ काइंड ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, क्योंकि वो तो एडवर्टाइज कर रहे हैं ना अपना नया प्रोडक्ट। बिफोर इट बिकम्स अ हिट इन द मार्केट, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, फ्री में लोगों को खिला रहे हैं। अगर लोगों को टेस्ट पसंद आ जाएगा तो लोग अब इसको खरीद के भी खाएंगे, इसीलिए इट इज एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये अगर वो फ्री में बांटता है, जो कंपनी है वो बांट रही है अगर ये फ्री में प्रोडक्ट, तो इट इज मोर लाइक एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द कंपनी। सो इसका एंट्री हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। वापस से सामान तो बिजनेस से जा रहा है, हम चाहे लेट्स से कुछ परचेज किए थे सामान, लेट्स सपोज करो मैगी स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, वो स्टार्टिंग में परचेज किया, मैगी जो है भुजिया के पैकेट परचेज किया किसी वेंडर से बिफोर इट स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इट, बट वो खरीद के एज इट इज कस्टमर को फ्री में दे दिया। तो वो तो परचेज रिकॉर्ड किया था जब खरीदा था, पर अब क्या कर रहे हैं, वो उसको एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिखा रहे बुक्स में, और वो क्योंकि बिजनेस से जा रहे हैं, सो परचेज इज अगेन क्रेडिटेड। सिंपल है ये भी। सो व्हेनेवर वी आर गिवन इन द क्वेश्चन कि कुछ गुड्स आर गिवन एज सैंपल, इसका मतलब हम रिकॉर्ड करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, उसको हम डेबिट करेंगे और वापस से क्रेडिट करेंगे परचेज। ठीक है, ये एग्जांपल भी। लास्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये हम कवर किए थे पिछले क्लास में। सिमिलरली अगर कोई भी कारण से गुड्स डिस्ट्रॉय हो, सिर्फ फायर ही नहीं, बाय रेन, बाय एनी नेचुरल कैलामिटी, या हम बोले गुड्स स्टोलन, इसमें भी क्या हो रहा है, लॉस ही है, चाहे तो वो गुड्स बर्बाद हो गए या कोई चुरा के ले गया। इसको ऐसा भी आपको हो सकता है बुक्स में दिया हो कि पिल्फरेज के नाम से, पिल्फरेज भी क्या है, थेफ्ट ही है। तो पिल्फरेज, थेफ्ट, स्टोलन, ये सब वर्ड्स अगर क्वेश्चन में आपको दिया जाए, इसका मतलब भी क्या है कि आप खरीदे थे जो सामान, आप उसको बेच नहीं पाए बिकॉज अब आपके पास वो गुड्स है ही नहीं, यू हैव लॉस्ट दोज गुड्स। तो उस केस में हम डेबिट करेंगे वो वाला जो भी कारण से लॉस हो रहा है। इस केस में लेट्स अगर फायर है तो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, या अगर थेफ्ट हो रहा है तो लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट अकाउंट, इसको हम डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे, वापस से टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज तो इस केस में भी हमारा कम हो जा रहा है। ठीक है, ये चारों एग्जांपल्स आपको याद रहेंगे। अगर क्वेश्चन में परचेज रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हो तो आप सिंपली उस केस में अगर परचेज कम हो रहा है तो परचेज को क्रेडिट करोगे, और जिस कारण से परचेज कम हो रहा है, चाहे वो ड्राइंग्स हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के कारण हो, चाहे वो एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस के कारण हो, या वो कोई डिस्ट्रॉय हो जा रहा हो गुड्स, तो आप उसको डेबिट कर दोगे और परचेज को क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है? आपको याद होगा पिछली क्लास में हम एक एग्जांपल लिए थे जिसमें हम पहले तो ये रिकॉर्ड किए थे कि देयर वर सम गुड्स व्हिच हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और हम इसको अभी देखे भी, इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब ऐसे सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि ओनर ने कुछ इंश्योरेंस ले रखी हो। हमने इस एग्जांपल को भी कवर किया था जहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने
जो है कुछ काट के जो है पैसे ओनर को दिया था इंश्योरेंस कंपनी ने। अब इसमें मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। हो सकता है कि सबसे पहले तो ओनर जो है वो क्लेम कितने का रेस कर रहे हैं वो अलग अलग हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ओनर ने ही 100% जो है इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं करी हो, मे बी उसके इंश्योरेंस पॉलिसी में 100% कवरेज ही ना हो। उस केस में क्या होगा, जितना तक का कवरेज है, लेट्स से उसने कोई पॉलिसी ली थी जिसपे पॉलिसी ये कहता है कि आपको हम 50% अगर कुछ आप लूज करते हो कोई नेचुरल कैलामिटी के कारण, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 50% कॉम्पेंसेशन ही देगी। तो डिपेंडिंग ऑन पॉलिसी कैसा है, ऐसा हो सकता है कि वो 100% कवरेज हो उसमें या 100% से कम कवरेज हो। अगर 100% कवरेज है उस केस में तो क्या है, हमारा जो पूरा का पूरा लॉस हो रहा है वो रिकवर कर लेंगे हम। अगर नहीं है तो जितना पोर्शन कवर्ड है ओनर को सिर्फ उतना ही उम्मीद रहेगा इंश्योरेंस कंपनी से पाने की। लेट्स अगर 50% ही कवरेज था तो ओनर तो 50% का ही क्लेम करेगा इंश्योरेंस कंपनी से, बाकी 50% तो उसको पता है वो तो लॉस है ही, और बाकी 50% जो वो क्लेम करे हो सकता है कंपनी उसमें भी पूरा उसको 50% दे या उसमें भी कुछ काट ले कोई कारण से। इसमें अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं और इन सिनेरियोज को हम अभी समझते इन डिटेल, ठीक है। So these are rules regarding insurance claim on goods that have been destroyed or lost. सबसे पहला सिनेरियो क्या है, if the owner lodges a 100% claim, अगर ओनर 100% क्लेम जो है कंपनी से कर रहे कि आप हमें 100% कॉम्पेंसेशन दो, तो उस केस में क्या है, हमने इससे पहले रिकॉर्ड किया था क्या, एट द टाइम व्हेन गुड्स वर डिस्ट्रॉयड, गुड्स लॉस्ट बाय एनी रीजन, डेबिट टू परचेजेस, तो हम लॉस को बुक कर लिए थे उस समय। लेकिन जैसे ही ओनर 100% क्लेम कंपनी से मांग रहे, उस केस में क्या होगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ गुड्स, जितना लॉस रिकॉर्ड किया था ओनर ने वो पूरे को क्रेडिट कर दे रहे। एंड वो क्योंकि क्लेम 100% कंपनी से मांग रहे, इसका मतलब हमें कंपनी पे करेगी बाद में, इसलिए हम इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट कर ले रहे। इन अ वे दे आर बिकमिंग अ डेटर फॉर अस, हम उनसे पाएंगे कैश। तो हम पूरा का पूरा जो है अपना जो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो भी डेबिट किए थे, हम पूरे अमाउंट से इसको क्रेडिट कर दे रहे और इंश्योरेंस कंपनी को उतने ही अमाउंट से डेबिट कर दे रहे। क्लियर है। अब नेक्स्ट, अगर ओनर 100% से कम का क्लेम कर रहा है, अगर उसके पॉलिसी में ही उतना कवरेज नहीं है, उस केस में क्या हो रहा है, एंट्री विल रिमेन द सेम, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू वापस से लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट, पर जो अमाउंट है यहाँ पे दैट विल ओनली बी टू द एक्सटेंट ऑफ द कवरेज, जितने का क्लेम ओनर कर रहा है सिर्फ उतना का ही जो है यहाँ पे एंट्री वो रिकॉर्ड कर पाएगा। लेट्स से 500 का सामान जो है ओनर हैज लॉस्ट बाय फायर। अब ओनर को पता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको पहले से बोल रखी है हम खाली 80% जो है आपको कॉम्पेंसेशन देंगे अगर कुछ ऐसा हो जाता है, तो ओनर को पता है 20% तो उसका लॉस होगा ही होगा। तो व्हेन ही रिकॉर्डेड दिस लॉस, उसने 500 का जो है लॉस रिकॉर्ड कर लिया था। अब वो जाके कंपनी से रिक्वेस्ट करे आप मुझे 80% कॉम्पेंसेशन दो, तो वो क्या हो रहा है उस केस में 80% ऑफ 500 इज व्हाट 400, वो सिर्फ 400 का जो है लॉस को क्रेडिट करेगा। यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, सो खाली 400 के लॉस को वो घुमा रहा है। 100 तो ऑलरेडी डेबिट एक्स्ट्रा हुआ है, 500 जब डेबिट हुआ तो उसमें से 400 को क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब 100 तो लॉस अभी भी है। और इंश्योरेंस कंपनी को भी क्या है यहाँ पे, क्योंकि वो 400 रुपया मांग रहे, सो दिस विल बी 400 एंड क्रेडिट विल ऑल्सो बी 400। क्लियर है ये। अगर 100% हो तो जितना लॉस था उतना ही क्रेडिट हो जाएगा, अगर 100% से कम है तो जितना का क्लेम ओनर करे उतना अमाउंट का जो है रिवर्सल हो जाएगा जो लॉस हुआ था। एंड इंश्योरेंस कंपनी तो दोनों केस में ही डेबिट होगा,
The only difference will be in the amount that we will be debiting. ठीक है, सो ये तो रही एंट्री एट द टाइम ऑफ मेकिंग द क्लेम। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब क्लेम किया है तो इंश्योरेंस कंपनी भी तो कुछ अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा बिफोर पेइंग द अमाउंट जितना क्लेम किया है ओनर ने। कंपनी भी तो ये पता लगाएगी ना कि क्या कारण जो था वो फायर ही था, या ऐसा भी तो हो सकता है कई बार ओनर बदमाशी से भी तो हो सकता है कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय कर दे जिससे हमें इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी तो पहले अपने टीम से इन्वेस्टिगेशन कराएगी, तब जाके वो पैसे देगी। तो अब इस केस में क्या हो सकता है, उसके इन्वेस्टिगेशन करने पे ये पता लगेगा कि ओनर जितना पैसा उससे मांग रहा है क्या वो पूरे पैसे देगी या उससे कम देगी। उसको लग रहा है कि ये 100% जो है हम ये अमाउंट कवर नहीं करते। ओनर ने 400 रुपया क्लेम मांगा, पर ये 400 में अभी भी इंश्योरेंस कंपनी को लग रहा है कि नहीं, आपका जो जेन्युइन रीजन था वो उसके कारण तो खाली 300 का डैमेज हुआ था, ये जो 100 रुपया आप एक्स्ट्रा मांग रहे हो ये हमारे पॉलिसी में कवर्ड नहीं है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी या तो उसको जो अमाउंट मांग रहे ओनर पूरा का पूरा देगी या तो उससे कम देगी। तो इस केस में एंट्रीज क्या होंगे, ऑन रिसीप्ट ऑफ मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। तो अगर 100% जो क्लेम अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट अगर चेक से पेमेंट है, या अगर कैश में पेमेंट करी है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, क्योंकि अब ये पैसा मिल गया तो अब ये क्रेडिट हो जा रहा है। और अगर क्लेम अमाउंट इज सेम एज द अमाउंट दैट वी आर रिसीविंग फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, तब तो ये एंट्री एज इट इज हम रिकॉर्ड कर लेंगे। पर अगर इंश्योरेंस कंपनी जितना क्लेम ओनर ने किया था उससे कम दे रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम फिर वापस से लॉस ऑफ गुड्स को डेबिट कर देंगे। हमने यहाँ पे जो है लॉस ऑफ गुड्स जितने अमाउंट से घुमाया था हमें वापस से उसको रिवर्स करना पड़ेगा बाय द अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी मना कर दे रही है। अब लेट्स से अगर 400 का क्लेम ओनर ने इंश्योरेंस कंपनी से किया था कि 100 तो हमें पता है हमारा लॉस है, पर आपकी पॉलिसी में आप 80% कवर करते हो, आप हमें 400 दे दो। पर इंश्योरेंस कंपनी अपना इन्वेस्टिगेशन करी और बोली कि नहीं हम तो खाली 300 देंगे। उस केस में ओनर ने तो 400 को क्रेडिट कर दिया था, पर इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि सिर्फ 300 ही पे करी तो वापस से 100 एक्स्ट्रा और लॉस हो रहा है, तो हमें वापस से उसको एज ए लॉस दिखाना होगा। तो हम यहाँ पे उस केस में 100 को फिर से डेबिट करेंगे एज लॉस। 300 यहाँ पे हम बोल रहे हैं हमें या तो चेक से पेमेंट मिल रही है या तो कैश से, इसलिए वो भी डेबिट हो रहे हैं। एंड इंश्योरेंस कंपनी को फिर हम 400 से क्रेडिट फिर से कर देंगे, जैसे डेबिट जितना का था इंश्योरेंस कंपनी उतना ही हम क्रेडिट कर दे रहे हैं। क्लियर है, बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी है, समझ में आ रहा है। डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्लेम या तो ओनर 100% क्लेम करेगा या तो 100% से कम का क्लेम करेगा। अब क्लेम करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद या तो वो पूरा का पूरा क्लेम पास कर देगी या तो कुछ काट के क्लेम पास करेगी। जितना काट के करेगी वापस से आपको लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आइए चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सम, क्योंकि हम जो है नॉर्मल सम जो हमारा जर्नल पहले बनाना होता है, फिर लेजर बनाना होता है और उसके साथ हम ट्रायल बैलेंस भी कैसे बनाया जाता है, ये हम अपने पिछले लेक्चर में काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देख लिए थे। पर हो सकता है आपके एग्जाम में आपको थोड़ा सा जो है अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। ये अलग टाइप का क्वेश्चन कैसा हो सकता है, मे बी आपको एग्जाम में कोई एक लेजर आपको दे दे और बोले कि इस लेजर में सब ये बताओ आप जर्नल कैसे रिकॉर्ड किए थे। लेजर तो हम एज अ सेकेंड स्टेप बनाते हैं, पहले तो हम ट्रांजैक्शंस का एक लॉग बनाते हैं, हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। पर हो सकता है कि आपको लेजर दे दे और बोले अब आप हमें जर्नल बना के दिखाओ। तो कुछ डिफिकल्ट तो इसमें भी नहीं है। अगर आप पहले एंट्री रिकॉर्ड कर लिए और आप पोस्ट कर रहे हो उसको लेजर में, तो आपको पता है आप जब रिकॉर्डिंग भी देखोगे, आप उसको पोस्ट जाके देखोगे, लेजर का अकाउंट्स देखोगे, तो आप समझ लोगे उसका जर्नल कैसे बना था। कोई डिफिकल्ट नहीं है। पर जस्ट सो दैट हमें अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम ऐसा भी प्रैक्टिस करके चले। मैं आपके साथ ऐसा एक सम एज एन एग्जाम्पल आज लेता हूं।
यहाँ पे बोला जा रहा है कंपाइल कंप्लीट जर्नल एंट्रीज पेइंग अटेंशन टू द ऑर्डर ऑफ द डेट्स। ऑर्डर ऑफ द डेट्स बोल रहे हैं हमें ध्यान रखना होगा। वाई? जर्नल तो हमेशा हम बनाते इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, मतलब बाय डेट, सबसे पहले जो सबसे पुराना ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं, देन बाकी नए नए ट्रांजैक्शन तो क्रोनोलॉजिकली बोल रहे हैं हमें रिकॉर्ड करने। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग अकाउंट्स, तो हमें यहाँ पे 3 अकाउंट्स दे दिए इन्होंने। कौन कौन सा? बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट एंड मिस्टर बी अकाउंट। अब ये मिस्टर बी कौन है हमें नहीं पता, पर यहाँ पे हम क्योंकि सेल्स देख रहे हैं तो क्लियर हो जा रहा है कि ये तो हमारे लिए कोई डेटर होगा जिसको हम माल उधार पे बेचे हो। तो यहाँ पे सेल्स है इसलिए हमें पता चल रहा है कि मिस्टर बी इज अ डेटर फॉर अस। तो सिंपल है, कुछ नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें 3 अकाउंट्स दिए और हमें बोले जर्नलाइज करने, तो सबसे पहले तो हम अपना जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। सर फॉर्मेट बना बना के तो हम पक गए। आप इतने ज्यादा जो है हमसे एंट्रीज करा ली कि अब हम लेजर और जर्नल बनाने में तो एक्सपर्ट बन गए हैं। तो जर्नल का फॉर्मेट क्या था, हम सबसे पहले तो लिख देंगे यहाँ पे, अगर हमें कोई बुक्स दिया हुआ हो तो बुक्स ऑफ सो एंड सो, फिर यहाँ पे जर्नल, फिर यहाँ पे हम अपने 5 कॉलम्स बना लिए। एक्सट्रीम लेफ्ट में डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे क्या था, जर्नल के केस में लेजर फोलियो, लेजर पेज नंबर, फिर यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट और उसके नीचे लिख देंगे रुपीस, जिसे पता रहे ये डेबिट का अमाउंट है, ये क्रेडिट का अमाउंट है। तो फॉर्मेट अब तो हमें पूरी अच्छी तरीके से याद हो गया। अब देखते हैं सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम डेट्स देखेंगे। जो सबसे पुराना डेट होगा वो हमारे लिए सबसे पहला एंट्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डेट्स दिए हुए। सबसे पहला डेट कौन सा है, 1/1/2024, जो कि है बैंक अकाउंट में। हम बोल रहे हैं बैंक अकाउंट में डेबिट किए टू कैपिटल। अगर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि ओनर कुछ बैंक डिपॉजिट बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। थ्रू चेक ओनर कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में, इसलिए बैंक डेबिट हो रहा है। तो हमारे लिए एंट्री क्या होगा, फिर सबसे पहले तो यहाँ डेट लिख लेते हैं 1/1/24। सो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, हमें ये पता चल जा रहा है यहाँ पे डेबिट साइड में टू कैपिटल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो बैंक अकाउंट इज डेबिट, और क्रेडिट क्या हो रहा है, टू कैपिटल, हमें अकाउंट का नाम दे ही दिया है। सो टू कैपिटल अकाउंट, सिंपल है। 50,000, तो 50,000 पहले डेबिट साइड में, फिर 50,000 क्रेडिट। तो नरेशन क्या होगा यहाँ पे, नरेशन हम अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर थ्रू चेक। ओनर कोई चेक से रुपए इंट्रोड्यूस कर रहे तभी तो बैंक डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, पर ट्रांजैक्शन क्लियर होना चाहिए क्या हो रहा है। इस केस में बैंक डिपॉजिट बढ़ रहा है बिजनेस का और साथ में कैपिटल बढ़ रहा है, इसका मतलब ओनर कुछ बैंक बैलेंस इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट कौन सा डेट है यहाँ पे, यहाँ पे 1/3/24 है, पर उससे पहले यहाँ पे 28/2/24, मतलब ये फरवरी का कोई ट्रांजैक्शन है। और कोई फरवरी का ट्रांजैक्शन है, हाँ यहाँ भी है 15/2/24। तो सबसे पहले तो 15 फरवरी को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं हम कि मिस्टर बी अकाउंट जो है हमारा, जो डेटर था उससे हम कुछ कैश पा रहे हैं, क्योंकि मिस्टर बी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेटर कम हो रहा है और हमें वो कैश पे करे, इसलिए हम कम कैसे करें, बाय कैश। कैश डेबिट हुआ होगा और मिस्टर बी अकाउंट
क्रेडिट हुआ होगा, इसलिए इस अकाउंट में हम देख रहे हैं क्रेडिट के अंदर बाय कैश। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री क्या बन रहा है, 15/2/24 कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है, 10,000। नरेशन बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर बी। यही हो रहा है इसमें, हमें कैश मिल रहा है किससे, मिस्टर बी से, इसलिए मिस्टर बी जो डेटर है वो हमारे लिए कम हो रहा है और कैश बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कौन सा डेट है, ये है 28/2/24 सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब सैलरी इज एन एक्सपेंस, सैलरी बढ़ रहा है और कैश पे हो रहा है, तो सैलरी टू कैश। ठीक है, तो 28/2/24 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना अमाउंट है, 4,000। इसको यहां 4,000 रिकॉर्ड कर लेते हैं। नरेशन बीइंग सैलरी पेड, और आपको थोड़ा सा जो है इसको बेटर तरीके से लिखना, आप ये भी लिख सकते हो कि सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, पर अभी क्या है हम श्योर नहीं है वेदर ये फेब्रुअरी का ही सैलरी है कि नहीं, तो बेटर रहेगा जहां पे एम्बिग्यूटी हो आप खाली ये लिख दो बीइंग सैलरी पेड। क्लियर है, नेक्स्ट कौन सा तारीख है, 1/3/24, यहां पे हम बोल रहे हैं बाय परचेजेस बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहे का क्या मतलब है, बैंक बैलेंस कम हो जा रहा है, बैंक से कुछ पेमेंट हुआ होगा और वो पेमेंट किस लिए हुआ है, क्योंकि कुछ परचेज हुआ है। सो इसका मतलब है परचेज जब हुआ होगा तो परचेज तो डेबिट होता है बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री 1/3/24। 1/3/24 आप लिख लीजिए डेट में, और ये हो जा रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है, 11,000, तो डेबिट 11,000 क्रेडिट 11,000 बीइंग परचेज मेड थ्रू चेक। क्लियर है, चेक रिप्रेजेंट करे बैंक को। नेक्स्ट कौन सा एंट्री है, कौन सा डेट है, नेक्स्ट एक ही बच गया यहाँ पे 2/3/24 मतलब 2 मार्च। यहाँ पे क्या हुआ है, मिस्टर बी को हम कुछ सेल्स किए हैं, तो मिस्टर बी डेबिट हो रहा है, डेटर इंक्रीज हो रहा है हमारा, मतलब कोई क्रेडिट सेल्स हुआ है। सो ये एंट्री क्या बन जा रहा है फिर, मिस्टर बी तो डेबिट हो रहे हैं, तो मिस्टर बी डेबिट टू सेल्स 2/3/24 मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल है, 15,000। अब इसका नरेशन क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट सेल है तो बस लिख देते हैं कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट। ठीक है, बस हो गया हमारे लिए जर्नल कंप्लीट। कुछ भी डिफिकल्ट है इसमें नहीं, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको डेबिट साइड में पता है कि अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहे हैं इसका मतलब उसको हम डेबिट जर्नल में भी कर देंगे, और डेबिट साइड में कौन सा अकाउंट दिखा रहे हैं वो अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है,
आप ऐसे सम्स देखना, अगर आपको बुक में मिले तो जरूर प्रैक्टिस करना, जिससे आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो। डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, जस्ट दैट आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम के समय। आइए चलिए अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ जर्नल एंट्रीज जो हम प्रिपेयर करते जनरली एट द टाइम ऑफ ईयर एंड। जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते, फाइनल अकाउंट्स हम ये कंसेप्ट हम थोड़ा सा टच किए थे पहले। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? हमारे लिए ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है। हम अकाउंटिंग साइकिल में भी देखे थे। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट हो रहा था जर्नल से। सबसे पहले तो हम कोई वाउचर्स वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, ऑब्टेनिंग वाउचर्स, फिर जर्नल बना रहे थे, फिर हम उसको पोस्ट कर रहे थे लेजर में, फिर हम एक समरी टेबल बना रहे थे जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। एक बार ट्रायल बैलेंस रेडी हो जाता है फिर हम फाइनल अकाउंट्स का जो है तैयारी शुरू कर देते हैं, जहाँ पे हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब इसमें जो है जब हम अपना फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उस समय हम कुछ जर्नल एंट्रीज पास करते, इसको हम रखते एंड के लिए। ये हम तब बनाते जब हम फाइनल अकाउंट्स की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम इन एंट्रीज को डिटेल में पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स चैप्टर के अंदर। पर बिकॉज वी आर स्टडिंग जर्नल्स, आपको पता होना चाहिए कि और क्या क्या टाइप ऑफ स्पेशल जर्नल एंट्रीज होते हैं। क्लियर है? तो इसमें जो है हमारे पास 3 टाइप के स्पेशल जर्नल एंट्रीज के बारे में हम जानते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। एक होता है ओपनिंग जर्नल एंट्री, एक होता है क्लोजिंग एंट्रीज, और एक होता है एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब क्या होते हैं ये 3 टाइप के एंट्रीज? सबसे पहले ओपनिंग जर्नल एंट्री। सो हम अकाउंटिंग पीरियड के बारे में पढ़े थे इन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट में हमें ये पता चला था कि हम अपने बिजनेस को जो है एक एक साल के पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, और वो पीरियड जनरली क्या होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 12 महीने का साइकिल, वो पूरा पीरियड होता है। अब जब भी हम अपना बुक्स क्लोज करते हैं उस समय हम लेजर में क्या रिकॉर्ड किए थे? कैरी फॉरवर्ड। हम अपने एसेट्स को दिखा रहे थे कैरी फॉरवर्ड, लायबिलिटीज को दिखा रहे थे कैरी फॉरवर्ड। और हम जब नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में पढ़े थे, हम क्या पढ़े थे कि नॉमिनल अकाउंट्स को हम जो है साल के एंड में हम ट्रांसफर कर देते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम बोले थे नॉमिनल अकाउंट्स आर टेम्पररी अकाउंट्स। टेम्पररी अकाउंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि हम कभी भी साल के अंत में इनको बैलेंस शीट में लेके नहीं जाते, हम इनको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो उस समय जो एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। पर जो एसेट्स और लायबिलिटीज हम जितने भी हमारे होते हैं अकाउंट्स, जितने भी हमारे एसेट्स अभी भी बुक्स में हैं, जितने भी हमारे लायबिलिटीज है, वो सब के केस में हम क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब जब हम कैरी फॉरवर्ड कर तो दिए, हमें फिर क्या होगा? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उसको अब बुक्स में वापस भी तो लाना होगा, है ना? आप जब भी एक नया अकाउंटिंग पीरियड शुरू करोगे तो आपको वापस से अपने एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि आप तो वो सारे अकाउंट्स को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ब्रॉड फॉरवर्ड भी तो करना पड़ेगा बुक्स में। तो वही एंट्री जो आपका सबसे पहला एंट्री होता है व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू अकाउंटिंग पीरियड, आप जब अगले साल का खाता खोलोगे तो सबसे पहला एंट्री जो आप पास करोगे वो होता है ओपनिंग एंट्री। क्लियर है ओपनिंग एंट्री का मतलब? ओपनिंग एंट्री में हम रिकॉर्ड क्या करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो हम एसेट्स को डेबिट कर देते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देते हैं, और क्या होगा हमारे पास? कैपिटल होगा। तो हम ऐसे रिकॉर्ड करते हैं अपना ओपनिंग एंट्री। अब आपको हो सकता है सब में पूछा जाए कि आप ओपनिंग एंट्री पास करके दिखाओ। उसमें क्या होगा? आपको हो सकता है दिया जाए कि आपके पास स्टार्टिंग पीरियड में क्या है, आपके पास कई टाइप के एसेट्स है, जैसे क्या? जैसे फर्नीचर 500, जैसे आपके पास इक्विपमेंट 50, लेट्स आपके पास कैश बैलेंस है 50,
आपको हो सकता है सम में दिया जाए कि जब आप अकाउंटिंग पीरियड अपना शुरू कर रहे हो आपके पास ये सारे एसेट्स अवेलेबल है, फिर आपको बोल दिया जाएगा कि आपके पास लाइबिलिटी जो है स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में ऑलरेडी कौन कौन से लाइबिलिटीज है। लेट्स से आपको बोला जा रहा है आपके पास क्रेडिटर्स है, कितने के क्रेडिटर्स है आपके पास, आपको बोल दिया जा रहा है आपके पास क्रेडिटर्स 100 रुपए के, और आपको बोला जा रहा है कि आपके पास कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा है स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में वो आपके पास 500 का कैपिटल पड़ा है। तो आपके पास 600 के एसेट्स है, लाइबिलिटीज आपके पास 100 का है और कैपिटल आपके पास 500 का है। तो आप सिंपली आपको बोला जा रहा है ओपनिंग एंट्री आप पास कर दीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है, आप क्या करोगे, आप एसेट्स को डेबिट करते हो, इसका मतलब आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 50, कैश अकाउंट डेबिट 50, आपके डेबिट में ये 3 चीजें आ जाएगी। फिर आप क्रेडिट करोगे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में क्या है हमारे पास क्रेडिटर्स है, तो आप टू क्रेडिटर्स अकाउंट 100 रुपए, और आप क्या रिकॉर्ड करोगे टू कैपिटल अकाउंट 500 रुपए। आप ये सारी चीजों को जो है आप प्रॉपर तरीके से बुक्स में दिखा दोगे, इसी को आप बोलोगे ओपनिंग एंट्री। जब आप नया बुक वापस से शुरू करते हो बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में, सबसे पहला एंट्री जो आप पास करते हो वो होते है ओपनिंग एंट्री, जिसमें आप सारे एसेट्स को एक एक करके डेबिट करते हो, अपने लाइबिलिटीज को एक एक करके क्रेडिट करते हो और कैपिटल को भी क्रेडिट करते हो। क्लियर है, सिंपल है ओपनिंग एंट्री। नेक्स्ट क्लोजिंग एंट्रीज, ये हम बोले कब होता है, जब हम पीरियड एंड करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाने कि जस्ट पहले, जब हम सारे एक्सपेंसेस सारे इनकम इनको हम ट्रांसफर करते हैं या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम डिटेल में जानेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे। पर अभी आप ये समझिए जब हम फाइनल अकाउंट्स की तैयारी करते हैं उसमें हम क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं बुक्स में, उसमें हम क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे। उससे क्या होगा, जितना भी हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा क्योंकि उसमें डेबिट बैलेंस रहेगा। सिमिलरली आप क्या करोगे, आपको इनकम को डेबिट करना पड़ेगा, तो आप अपने इनकम अकाउंट को डेबिट कीजिएगा और आप ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कीजिएगा। उससे आप क्या करें, आप सारे इनकम अकाउंट को क्लोज करें, यहां पे आप एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करें। सो क्लोजिंग एंट्री आपके ये 2 टाइप के होंगे। अब जब हम बोल रहे एक्सपेंसेस को क्रेडिट करोगे का क्या मतलब है, अगर आपके पास सैलरी में आप टोटल सैलरी हर महीने पे कर रहे थे 100 रुपए का, साल के अंत में आपके पास 1200 का डेबिट बैलेंस खड़ा हुआ है, तो आप टू सैलरी अकाउंट करके आप सैलरी अकाउंट को क्लोज करोगे और आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करोगे 1200 से, उससे आपका सैलरी अकाउंट क्लोज हो जा रहा है। क्लियर है। सिमिलरली आप एक रेवेन्यू आइटम देखो, जैसे सेल्स आप हर महीने कर रहे हो, आपके पास सेल्स में एक बड़ा फिगर खड़ा हुआ है बैलेंस, अब आपको सेल्स को भी जो है ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो आप सेल्स को क्या करोगे, आप डेबिट कर दोगे, जिससे आपका सेल्स में जितना क्रेडिट बैलेंस पड़े वो आप डेबिट करके क्लोज कर दोगे और क्रेडिट करोगे किसको, ट्रेडिंग अकाउंट को। क्लियर है। फिर थर्ड टाइप का क्या एंट्री होता है आपका, एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब ये एडजस्टमेंट एंट्रीज आप फाइनल अकाउंट बनाते समय इसीलिए पास करते हो, इन केस आप कोई एंट्री रिकॉर्ड करना जो है आपसे रह गया हो या आपने कुछ गलत रिकॉर्ड कर दिया हो, तो उस समय क्या है आप एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करते हो, जिससे आपके सारे एंट्रीज आप इंश्योर कर लेते हो रिकॉर्ड सही से हो गए बिफोर यू प्रिपेयर योर फाइनल अकाउंट्स। उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। आप क्या कर रहे हो, इसमें एडजस्टमेंट्स जो है कर रहे हो अपने बुक्स में थ्रू जर्नल एंट्रीज। क्लियर है। अब एडजस्टमेंट एंट्रीज आपके किस किस टाइप के हो सकते हैं, एक टाइप आपका हो सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका एग्जांपल हम लिए थे पिछली क्लास में। अगर आपका इस महीने का सैलरी जो है आप पे नहीं किए, इसलिए आपने बुक्स में भी रिकॉर्ड नहीं करा, और आप जब फाइनल अकाउंट्स बनाने वाले हो तब आप रियलाइज किए कि इस महीने का सैलरी जो है बुक्स में नहीं लेके रखी हो, तो उस समय क्या हो रहा है, आपको एक एंट्री पास करनी होगी, क्या,
एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। मतलब अब एक्सपेंस अकाउंट जब डेबिट कर रहे हो तो आप उस महीने का एज पर अक्रूअल कंसेप्ट एंड एज पर मैचिंग कंसेप्ट आप उस एक्सपेंस को अकाउंट फॉर कर रहे हो उसी अकाउंटिंग पीरियड में जिसमें वो एक्सपेंस इंकर हुआ है, और आप क्रेडिट कर रहे हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्योंकि अभी आप वो एक्सपेंस को पे नहीं किए। सो आपके लिए ये एक लाइबिलिटी है, आपके लिए ये अभी पे करना बाकी रह गया। एंड दिस रिप्रेजेंट्स ऑल दोस पीपल जिसको वो एक्सपेंस आपको पे करना है। अगर सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट एग्जांपल में टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एग्जांपल हो गया आपका एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सिमिलरली अगर रेंट आप पे नहीं किए और बुक्स में भी रिकॉर्ड नहीं किए तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। क्लियर है? एक और एडजस्टमेंट क्या हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इस केस में क्या हो रहा है, हो सकता है कि आप कुछ एक्सपेंसेस जो है अगले पीरियड का आप अभी से पे कर दियो इन एडवांस। तो हम क्या पढ़े थे कि अगर आपने भूल से बुक में उसको दिखा रखा है एज द करेंट ईयर्स एक्सपेंस तो आप तो गलत किए हो, आपको उतना एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। लेट्स से 12 महीने की रेंट की जगह आपने 13 महीने का रेंट ही पे कर दिया इस साल, अगले महीने का भी, अगले साल का भी 1 महीने का रेंट आप इसी साल पे कर दिए। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपको वो 1 महीने का रेंट जो आप रिकॉर्ड किया एज रेंट एक्सपेंस, आपको 1 महीने का रेंट कम करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा इसमें, होगा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। तो वो 100 रुपए, लेट्स से 100 रुपए का रेंट है हर महीने का, आपने 1300 पे किया इंस्टेड ऑफ 1200, तो रेंट अकाउंट आपका 1300 डेबिट था, आपको 100 रुपया जो है रेंट अकाउंट से कम करना पड़ेगा। तो प्रीपेड रेंट आपके लिए 100 रुपए क्या है, प्रीपेड रेंट है, इट इज एन एसेट फॉर यू टू रेंट अकाउंट। और रेंट अकाउंट आप क्या कर रहे हो, आप एक्सपेंस को 100 रुपए से कम करो बिकॉज दिस एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट पीरियड एंड नॉट इन द करंट पीरियड। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट इनकम से रिलेटेड 2 एडजस्टमेंट्स क्या है, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का क्या मतलब है, ये इनकम आपका पार्ट है इनकम का जो अभी आपको मिलना चाहिए था पर मिला नहीं है। तो हम एक्सपेंस के केस में क्या करते हैं, हम करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है कि अभी वो एक्सपेंस हम पे नहीं किए, ऑल्दो हो जाना चाहिए था। वैसे ही इनकम के केस में आउटस्टैंडिंग की जगह हम यूज करते हैं वर्ड अक्रूड। अक्रूड इनकम का मतलब हमने अर्न तो किया है पर हमें मिला नहीं अभी तक, हम पाते हैं ये इनकम, अभी तक हमें मिला नहीं। सो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि अगर हम रेंट इनकम में दिखाते, अगर हम अपना कोई प्रीमाइस को रेंट पे लगा रखें और हमें इस कोई 1 महीने का रेंट मिला नहीं है, तो उस केस में हम क्या करें, हमें दिखाना तो उस इनकम को इसी पीरियड में चाहिए था पर हम दिखाए नहीं थे। तो हम उस केस में अक्रूड इनकम अकाउंट को डेबिट करेंगे और इनकम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जिससे हमारा इनकम जो है रिस्पेक्टिव पीरियड में आ जाए। इस साल के जो है एज पर मैचिंग कंसेप्ट में हम उस इनकम को तो अकाउंट फॉर कर ले और वो हमारे लिए अक्रूड इनकम क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम एन एसेट फॉर अस। मतलब ये हम पाते हैं, अभी तक मिला नहीं है हमें। सो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। एक्सपेंस के केस में क्या हो रहा है, अगर हम पे नहीं करें तो हमारे लिए लाइबिलिटी बन के खड़ा हो जा रहा है, एक्सपेंस को हम डेबिट करें और लाइबिलिटी को क्रेडिट करें। इनकम के केस में अगर हमें नहीं मिला जो इनकम हमें मिल जाना चाहिए तो उस केस में हम प्रीपेड हमें अक्रूड इनकम को डेबिट करना चाहिए बिकॉज अक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट है, और टू इनकम को क्रेडिट करना चाहिए जिससे वो इनकम रिस्पेक्टिव पीरियड में अकाउंट फॉर हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम क्या है, अनअर्न्ड इनकम का मतलब है अगर हमें कोई इनकम एडवांस में मिल जाए जो इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, उस केस में क्या कंसेप्ट होता है, वो अनअर्न्ड इनकम। ये वापस हम कंपेयर कर सकते हैं विद प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे हम कुछ एक्सपेंस एडवांस में पे कर देते हैं, इनकम के केस में हमें कुछ इनकम पहले मिल जा रहा है, प्रीपेड मिल जा रहा है, इन एडवांस मिल जा रहा है, पर इस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम।
जैसे हम उसमें बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, इसमें हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, मतलब हम अभी तक इसको अर्न नहीं किए इस पीरियड में और हमें पैसे मिल गए। तो उस केस में क्या होगा, हम इनकम को भूल से अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए थे जो हम एक्चुअली में अर्न नहीं किए थे, तो हमें उतना इनकम जब हम रिकॉर्ड किए होंगे तो हम क्रेडिट किए होंगे, बिकॉज इनकम तो हम क्रेडिट करते जब बढ़ते हैं, तो हमें उतना से उस इनकम को कम करना होगा, तो हमें डेबिट कर देना चाहिए। तो इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन के खड़ा हो जाएगा बैलेंस शीट में, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और ये लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि हम कुछ ऐसा इनकम अभी अपने पास रखे हुए जो एक्चुअली अभी बिजनेस का वो है नहीं, अभी वो बिजनेस अर्न किया नहीं है, और जब तक बिजनेस अर्न नहीं किया है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि हो सकता है बिजनेस को वो वापस करना पड़े, अभी तक वो बिजनेस का हुआ नहीं है। क्लियर है? तो ये 4 एडजस्टमेंट्स अभी हम कवर कर रहे हैं, इनको हम और भी डिटेल से जो है देखेंगे एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अभी आप बस इसको एक बार समझ लो, जिससे हो सकता है आपको जर्नल एंड लेजर पे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ ले जो बहुत सिंपल होंगे, बहुत ज्यादा एडवांस जो है इससे रिलेटेड आपको जर्नल एंड लेजर वाले चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा, बट इट इज गुड टू नो। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे एंड करते हैं आज का लेक्चर।